केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। अमेरिका की नौसेना की एक पनडुब्बी ने श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरानी युद्धपोत IRS देना को टॉर्पीडो से हमला कर डुबो दिया, जबकि वो भारत से वापस ईरान लौट रहा था। अमेरिका के रक्षा सचिव ने इस हमले की पुष्टि की है, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी युद्धपोत को टॉर्पीडो से डुबोए जाने वाला पहला मामला बताया जा रहा है। इस हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिकों के शव बरामद किए गए हैं और 32 घायल जवानों को श्रीलंका की नौसेना ने पानी से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा है, लेकिन लगभग 60 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये घटना मध्य पूर्व में जारी अमेरिका ईरान संघर्ष को हिंद महासागर तक फैलाने वाली गंभीर स्थिति के रूप में देखी जा रही है और श्रीलंकाई अधिकारियों ने बचाव कार्य जारी रखा है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी हो रही युद्ध के बीच देश के मृत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मशहद के पवित्र शहर में दफनाए जाने की तैयारी है, लेकिन अभी तक अंतिम संस्कार की दिन तारीख घोषित नहीं की गई है। मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर और खामेनेई का जन्मस्थल है, जहां उनके पिता पहले से ही इमाम रजा दरगाह के भीतर दफन है। दफन से पहले तेहरान में एक बड़ा विदाई समारोह भी आयोजित किया जाएगा, लेकिन सुरक्षा कारणों और जंग की जारी स्थिति के चलते तारीख पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इस बीच इजरायली बचाव बल IDF ने बताया है कि युद्ध के हाल के चरण में लगभग 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट या निष्क्रिय कर दिया गया है, जो कि उसके विमान अभियानों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में हुआ है। ये अभियान क्षेत्र में सैन्य तनाव और संघर्ष को और भी बढ़ा रहा है, जिसमें संयुक्त सेनाओं ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और दोनों पक्षों की ओर से जवाबी हमले जारी हैं। अफगानिस्तान की तरफ से डूरंड लाइन पार कर पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस और अन्य संवेदनशील सैन्य स्थानों को निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच दोनों देशों के बीच हिंसक संघर्ष जारी है। तालिबान के एक मंत्री ने खुलकर कहा कि अफगान सेना ने सीमा पार कर पाकिस्तान के इलाके में हमले किए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि उसने इस जवाबी कार्रवाई में कम से कम 400 अफगानी लड़ाके मार गिराए हैं और अलग अलग सैन्य ठिकानों पर अपने ऑपरेशन के तहत भारी नुकसान पहुंचाया है। दोनों पक्ष अपनी तरफ से भारी नुकसान के दावे कर रहे हैं और डूरंड लाइन के पार सीमा संघर्ष के बीच तनाव और बढ़ता जा रहा है। ईरान इजराइल युद्ध के कारण भारतीय बासमती चावल के निर्यात पर बड़ा असर पड़ा है। पंजाब के फाजिल्का समेत कई इलाकों से भेजा गया लाखों टन बासमती चावल बंदरगाहों और समुद्री रास्तों में फंस गया है। मध्य पूर्व के समुद्री मार्गों में बढ़ते तनाव और जोखिम के चलते शिपिंग कंपनियों ने भाड़ा काफी बढ़ा दिया है और कुछ एजेंसियां प्रति कंटेनर $2000 तक अतिरिक्त राशि मांग रही हैं। बीमा कंपनियों द्वारा जोखिम कवर महंगा करने और जहाजों की आवाजाही धीमी होने से नए सौदे भी रुक गए हैं। इसका सीधा असर निर्यातकों और किसानों पर पड़ रहा है, जिन्हें भुगतान में देरी और आर्थिक नुकसान की आशंका सता रही। पाकिस्तान की एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा अबट्टाबाद को बेचने और उसे ध्वस्त या गिराने की अनुमति देने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के एक अधिकारी पर लगभग 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की रिश्वत लेने और इसी बदले में गुरुद्वारे को बेचने तथा हटाने की अनुमति देने का आरोप है। इस अधिकारी ने कथित रूप से जमीन और इमारत को एक स्थानीय व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया और उसे गिराने की मंजूरी दे दी। आरोप है कि गुरुद्वारे की जगह अब वही व्यक्ति 2 पत्नियों के नाम पर एक कपड़ों का बुटीक बना रहा है। ये घटना पाकिस्तान में अल्पसंख्यक धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के मुद्दों पर सवाल उठाती है, क्योंकि ट्रस्ट मूल रूप से इन स्थलों की देखरेख के लिए बना था, लेकिन कथित तौर पर इसे बेच दिया गया। धार्मिक समुदायों के ऐसे निर्णयों पर गहरी नाराजगी जताई है और आरोपित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अमेरिका, ईरान और मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के बीच हुर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद नहीं होने वाला है और फिलहाल पेट्रोल पंपों पर संकट जैसी स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार तेल की सप्लाई में अनिश्चितता से कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जा सकती हैं, जिससे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 4-5 रुपए तक बढ़ने की संभावना बनी हुई है। यही नहीं, जैसे जैसे वैश्विक बाजार में ऊंचे तेल के दाम बने रहेंगे, निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर बढ़ेंगे और सोने की कीमतों में भी लगभग 30,000 रुपए तक की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका ईरान के तनाव का असर न केवल ईंधन पर बल्कि आर्थिक मुद्रास्फीति और घरेलू महंगाई पर भी दिख सकता है, इसलिए सरकार और बाजार क्लोजली स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। देश भर में रंगों और उल्लास के साथ होली 2026 का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जयपुर और राजस्थान के कई शहरों में ग्लोबल होली कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां विदेशी मेहमानों ने भी गुलाल और रंगों के बीच ढोल नगाड़ों पर झूमते हुए भारतीय होली का आनंद लिया और स्थानीय संस्कृति का उत्सव मनाया। भरतपुर और अन्य इलाकों में पारंपरिक समारोहों के साथ साथ अनोखी परंपराएं भी देखने को मिली। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोग भी होली मनाने में शामिल हुए। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने मनोज तिवारी को होली की बधाई देने के लिए एक वीडियो सॉन्ग तैयार किया और सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे होली के उत्साह को और बढ़ावा मिला। देश के कई हिस्सों में लोग एक दूसरे के चेहरों पर गुलाल उड़ाते, मिठाइयां बांटते और उत्साह के साथ बुरा न मानो होली है कहकर इस रंगीन पर्व का आनंद ले रहे हैं, जिससे देश में भाईचारा और आनंद का संदेश और मजबूत हुआ। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता UAE में बढ़ते तनाव और हवाई यात्रा में रुकावटों के बीच फंसी हुई थी, लेकिन अब वो सुरक्षित रूप से भारत लौट आई हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जिस हालात में वे थीं वो बहुत मुश्किल था, लेकिन भगवान की कृपा से वे सुरक्षित हैं और सभी की दुआओं के लिए उन्होंने धन्यवाद भी कहा। ईशा ने इस अनुभव को कठिन बताया और अपनी वापसी पर प्रशंसकों
चिकित्सकों, दोस्तों और उन सभी का आभार जताया जिन्होंने उनके लिए दुआ की। सरकार और यूएई अधिकारियों द्वारा सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए उन्होंने सराहना भी की है। बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन पर सोशल मीडिया पर शोक जताया था। कहा कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता और वे हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, तथा बताया कि सहरी के बाद वे सो भी नहीं पाई। इस पर हिना खान के पति रॉकी जायसवाल ने बिना नाम लिए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में तीखी प्रतिक्रिया दी और उन लोगों पर निशाना साधा जो सार्वजनिक रूप से खामेनेई के लिए दुख प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन लोगों को किसी भारतीय सैनिक, जनता या महान भारतीयों के लिए भावनात्मक रूप से दुख करते नहीं देखा, लेकिन विदेशी नेता के लिए आंसू बहाते हुए देखा है और उन पर देश के खिलाफ खड़ा रहे व्यक्ति के लिए शोक जताने का आरोप लगाया। रॉकी ने वफादारी और राष्ट्रीय सम्मान को लेकर भी अपनी बात रखी, जिसे सोशल मीडिया पर दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान ने अपनी थिएटर रिलीज से पहले ही प्री रिलीज बिजनेस में धाकड़ प्रदर्शन किया है। ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक जैसे नॉन थिएट्रिकल राइट्स को लगभग 80 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है, जिसे निर्माताओं ने अपनी कुल लागत का करीब 70% हिस्सा रिलीज से पहले ही वसूल कर लिया है। इस तरह का प्री रिलीज व्यवसाय आजकल की फिल्म इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण रणनीति बना हुआ है, जो बॉक्स ऑफिस पर कम जोखिम लेकर प्रोडक्शन कॉस्ट की रिकवरी सुनिश्चित करता है। न्यूजीलैंड ने आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली। इस मुकाबले में कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करने वाली दक्षिण अफ्रीका को 169 पर 8 रोका और फिर लक्ष्य का पीछा बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया। ओपनिंग बल्लेबाज फिनालेन ने शानदार तूफानी पारी खेलते हुए सिर्फ 33 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाकर टी20 विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया। उनके साथ टिम सीफर्ट ने भी 58 रन की सहायता दी और कीवी टीम ने लक्ष्य 12.5 ओवर में मात्र 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका पहले छोर पर अच्छी स्थिति में दिखी, लेकिन नॉकआउट दबाव में पूरी तरह से संघर्ष करती नजर आई और अपने चोकर स्टैक को फिर से सच साबित कर बैठी। इस तरह सेफ अभियान के बावजूद वे फिर से फाइनल में जगह नहीं बना पाए। न्यूजीलैंड अब रविवार को होने वाले फाइनल में दूसरे सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच के विजेता से भिड़ेगा। प्रैग चेस फेस्टिवल के छठे राउंड में ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदंबरम ने हमवतन और वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। इस हार के बाद गुकेश महोत्सव की अंक तालिका में अंतिम स्थान पर आ गए हैं और उनका प्रदर्शन लगातार खराब रहा है। ये मुकाबला निर्णायक साबित हुआ, जिसे गुकेश को अब तक 19 से अधिक रेटिंग पॉइंट्स भी गंवाने पड़े हैं और वे लाइव फीडे रेटिंग में विश्व नंबर 20 पर पहुंच गए हैं। इस जीत के साथ अरविंद ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जबकि गुकेश को बाकी मैचों में वापसी की कोशिश करनी होगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 2026 के प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है, जो खेल जगत के सबसे बड़े सम्मान में से एक माना जाता है। ये नामांकन 2025 में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप जीतने के उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए मिला है, जिसमें टीम ने अपनी पहली वनडे विश्व कप ट्रॉफी जीती और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतिहास में सबसे बड़ी रनों की पीछा यानी 339 भी पूरी की। इस नामांकन से टीम को दुनिया भर की महान टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा का मौका मिला है, जैसे कि इंग्लैंड महिला फुटबॉल टीम, फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल दल। ये पहला अवसर है जब कोई महिला क्रिकेट टीम इस श्रेणी में नॉमिनेट हुई है, जो भारतीय खेलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लॉरियस अवार्ड के विजेता 20 अप्रैल को मैड्रिड में आयोजित एक भव्य समारोह में घोषित किए जाएंगी, जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खेलों को सम्मानित किया जाता है और भारतीय टीम को इस वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा का मौका मिला है। अंत में मौसम। भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम विविध रहेगा। उत्तर भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तीव्र गर्मी पड़ेगी, जहां तापमान सामान्य से 4-7 डिग्री अधिक रह सकता है। तेज धूप और शुष्क हवाओं का दौर जारी रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश तथा पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी संभव है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय और सिक्किम में गरज चमक के साथ वर्षा होगी। दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है, बाकी हिस्सों में साफ आसमान रहेगा। आईएमडी के अनुसार होली के अवसर पर उत्तर भारत में गर्मी हावी रहेगी, इसलिए बाहर जाते समय सावधानी बरतें। इसी के साथ केबीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।